नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं चंपारण मध्य एक्सप्रेस। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। का नाम है सर्वनाम। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा या स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सर्वनाम क्या है। क्लियर? चलिए सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं और फिर इसके समझने का प्रयास करते हैं कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम क्या है, इसको हमें जानना है और इसके लिए डेफिनेशन आपके सामने है। क्या है डेफिनेशन? सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के बदले में आता है या संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। संज्ञा क्या था? संज्ञा को हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा है। अगर जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, मैं कहूँगा सबसे पहले आप लोग उसे जा कर के देखिए। संज्ञा को एकदम विस्तृत ढंग से उस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया गया है, बताया गया है। आप कृपया करके उस वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए, आपको हम बता रहे हैं संज्ञा क्या होता है। किसी भी वस्तु का नाम जो होता है वो संज्ञा होती है, और नाम के बदले में जब किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम होता है। क्या होता है? अगर नाम के बदले में किसी शब्द का प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं? हम लोग सर्वनाम कहते हैं। आसान भाषा में इसको समझिए। आसान भाषा में इसे कहते हैं जो शब्द नाम की जगह ले ले। मतलब कोई ऐसा शब्द है जो नाम के बदले में या नाम की जगह को अगर ले लेता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। चलिए, अब हम आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से इस सर्वनाम को समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, वैसे उदाहरण को लेते हैं जो सर्वनाम को डिफाइन करता हो, व्यक्त करता हो। ऐसे वाक्यों को लेकर के हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार के जो वाक्य होते हैं आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और कैसे आप सर्वनाम को उन वाक्यों के माध्यम से पहचान सकते हैं। तो आपको बने रहना है इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। साथियों, आपके सामने उदाहरण वाक्य दिए गए हैं और उदाहरण वाक्य 4 वाक्य आपके सामने लिखे गए हैं। कितने वाक्य लिखे गए हैं? 4 वाक्य लिखे गए हैं। चलिए हम एक एक करके उसे पढ़ते हैं और उसमें सर्वनाम क्या होगा उसे हम आपको बताते हैं। देखिए, पहला वाक्य है राम स्कूल जाता है। पहला वाक्य है राम स्कूल जाता है। अब देखिए, राम के जगह पर एक ऐसा शब्द लिखा गया है, वह स्कूल जाता है। क्या कहा जा रहा है? वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पे वह जो है क्या है? यहाँ पे जो वह है वो क्या है? सर्वनाम है। क्लियर? ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे राम के बदले में वह लिखा गया है। क्या मतलब हुआ इसका? राम क्या है? राम एक संज्ञा है और उसके बदले में यह जो वह लिखा हुआ है यह सर्वनाम है। और ये सर्वनाम किसके बदले आया है? संज्ञा के बदले। और संज्ञा क्या था? राम। क्लियर? चलिए अगले वाक्य पर चलते हैं। दूसरा वाक्य है राधा पढ़ती है। राधा पढ़ती है और इसके लिए सर्वनाम क्या होगा कि वह पढ़ती है। वह पढ़ती है। यहाँ पे सर्वनाम क्या होगा? वह। क्लियर है? मोहन बाजार जाता है। तीसरा वाक्य मोहन बाजार जाता है और उसके लिए हम क्या लिखेंगे? सर्वनाम क्या होगा? वह बाजार जाता है। क्या जाता है? वह बाजार जाता है। चौथा वाक्य सीता खाना बनाती है। सर्वनाम क्या हो जाएगा? वह खाना बनाती है। क्लियर है? चलिए, इन 4 वाक्यों को हमने समझा और हमने ये भी समझा कि सर्वनाम कहाँ पर प्रयोग किए जा रहे हैं। जितने सारे इसमें नाम दिए गए हैं उस नाम के बदले में सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा था, जिसका नाम क्या था? वह। सभी की जगह पर वह लगाया गया और उसका प्रयोग किया गया, यानी नाम के बदले में उस शब्द का हम लोगों ने क्या किया? प्रयोग कर लिया। क्लियर है साथियों? अब हम लोग जानेंगे सर्वनाम के प्रकार। कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। फिलहाल चलिए उन सभी को हम यहाँ पे लिखते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। क्लियर? सर्वनाम मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। आपके सामने जो लिखे गए हैं देखिए। चलिए हम उसको पढ़ते हैं और आप लोग को याद कराने का प्रयास करते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ दोहराइएगा और मैं कहूँगा कि आप अपने एक नोटबुक बनाइए और उस नोटबुक में इसे नोट कीजिए ताकि आप इसे जब चाहे इसे याद कर सकते हैं। और एक बार आप याद कर लीजिएगा तो मैं दावा करता हूं कि आप परीक्षाओं में इससे आने वाले सभी प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए हम इसे याद करते हैं। पहला सर्वनाम कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम।
तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, कौन सा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, सातवां है समूहवाचक सर्वनाम। चलिए अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में, पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसा सर्वनाम होता है जिसमें एक बोलने वाला होता है, दूसरा सुनने वाला होता है और एक तीसरा व्यक्ति होता है जिसके लिए ये सारी बातें होती है। क्लियर है? इसको जब मैं आपको इसका डेफिनेशन के साथ मैं इसके विस्तार से जब चर्चा करूँगा तब आपको इसके बारे में और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चलिए फ़िलहाल हम लोग छोटी छोटी जानकारी इसके बारे में जान लेते हैं, इन सब के बारे में कि आखिर ये होता क्या है। निजवाचक सर्वनाम वो होता है जो किसी चीज़ पे अधिकार की बातें करती है। किसके क्या होता है? किसी चीज़ पे अधिकार की जो बात करता है उसे हम लोग कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, यानी चीज़ों को मतलब बताया जाता है, डिनोट किया जाता है कि ये किसका है और किसका नहीं। ये चीज़ों पर अधिकार के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी काम को करने का प्रतिज्ञाबद्ध होकर के किसी वस्तु की ओर इशारा करना, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें वस्तु का कुछ भी अता पता ना हो उसे हम लोग कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो किसी वाक्य या किसी व्यक्ति से क्या होता है संबंध जोड़ने का काम करता है। ये संबंध जोड़ने वाले वाक्य इसमें आपको पढ़ने को देखने को मिलेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिससे आपको प्रश्न किया जाएगा, ऐसे वाक्य ऐसे शब्द आपको मिलेंगे इस सर्वनाम से जो आपको प्रश्न करने में या प्रश्न करते हुए नजर आएंगे। समूहवाचक सर्वनाम जो इकट्ठे लोगों की बात करेगा, सामूहिक चीज़ों के ऊपर चर्चा करने पर यह विशेष बल देता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? समूहवाचक सर्वनाम। क्लियर है? तो चलिए हम लोग अब इन सभी सर्वनामों पे जितने सारे दिए हैं ये सातों सर्वनामों पे हम लोग क्या करना है, इस पे विशेष चर्चा करेंगे और एक एक करके सभी सर्वनामों का परिभाषा लिखेंगे और उसे याद करने का प्रयास करेंगे और साथ ही इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और बार बार इस डेफिनेशन के पढ़ेंगे और इसके साथ वाक्यों को उदाहरण में लेते हुए इसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन सब पर हम लोग विशेष चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है देखिए, इसका डेफिनेशन समझिए। जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरी व्यक्ति के लिए हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कौन कौन सर्वनाम आता है? मैं, तुम, हम लोग, वह, वे, इस प्रकार के सर्वनाम इसमें शामिल किए जाते हैं। देखिए मैं क्या होता है? मैं बोलने वाला होता है, यानी ये क्या होता है? ये जो प्रथम पुरुष होता है जिसको हम लोग उत्तम पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष बोलते हैं। आप, तुम, ये क्या होते हैं? दूसरे सुनने वाले होते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यम पुरुष बोलते हैं। तीसरा होता है वह क्या होता है? तीसरा व्यक्ति या तीसरे सुनने वाला, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष। क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको 3 पुरुष के बारे में बताया जाता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में। और ये क्या है हमारे? ये हमारे वो सर्वनाम हैं जो संज्ञा के बदले आते हैं। आपके सामने दिए गए हैं मैं, तुम, हम लोग, वह, वे, इस प्रकार के ये सर्वनाम हैं। मुख्यतः यही सर्वनाम है जो संज्ञा के बदले वाक्यों में ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं, या यूं कहें ऐसे सर्वनाम ज़्यादातर वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए अब हम लोग इनसे वाक्य बनाते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इस वाक्य के माध्यम से हम सभी पुरुष के बारे में हम लोग इस पर चर्चा करते हैं और एक एक करके सभी पुरुष का प्रयोग करेंगे हम लोग। देखिए जैसे यहाँ कहा जा रहा है सुरेश बाजार जाता है। क्या होता है? सुरेश बाजार जाता है। अगर सुरेश कोई स्वयं व्यक्ति है, अगर कोई स्वयं है व्यक्ति है तो वो क्या होगा? खुद बोलने वाला होगा। अगर सुरेश ही बोलने वाला व्यक्ति होगा तो यहाँ पे क्या लिखाएगा? अब इसके लिए हम लोग सर्वनाम क्या देंगे कि मैं, अगर जो सुरेश ही अगर बोलने वाला व्यक्ति होगा तो वो क्या सर्वनाम लेकर के आएगा? अपने साथ वो सर्वनाम लेकर के आएगा मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ। क्लियर है? अगर सुरेश कोई दूसरा व्यक्ति होगा और सुनने वाला व्यक्ति होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? इस सुरेश के बदले में
आएगा कि तुम बाजार जाते हो। क्या होगा? तुम बाजार जाते हो। क्लियर है? तुम बाजार जाते हो। अगर ये कोई तीसरा व्यक्ति होगा, सुरेश कोई तीसरा व्यक्ति होगा, तो उसके लिए सर्वनाम क्या आएगा कि वह बाजार जाता है। वह बाजार जाता है। देखिए, एक ही वाक्य से हम लोगों ने तीनों पुरुष को एक साथ एक एक करके उन सब का सर्वनाम हमने ले लिया। देखिए, ये क्या है? सुरेश। अगर सुरेश स्वयं कथन करने वाला होगा, बोलने वाला होगा, कथन करता होगा या बोलने वाला होगा, तो उसके जगह पर स्वयं के लिए वो कौन सा सर्वनाम लेकर के आएगा? तो वो सर्वनाम होगा मैं, कि मैं बाजार जाता हूँ। अगर सुरेश कोई दूसरा व्यक्ति होगा तो उसके लिए कौन सा सर्वनाम आएगा? तुम या आप, ऐसा सर्वनाम आ सकता है। क्लियर? तुम और आप। तुम किसके लिए हम लोग लगाते हैं? कोई अपने से छोटे व्यक्ति के लिए हम तुम का प्रयोग करते हैं। और आप के लिए, आप जो शब्द होता है वो अपने से आदरणीय, अपने से बड़े लोगों के लिए हम लोग आप का प्रयोग करते हैं। हमारे हिंदी भाषा में यही तो खूबसूरती है कि हम छोटे बड़े सबके लिए हमारे पास शब्द है। इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे आदर या छोटेपन का कोई भाव प्रकट हो। क्या होता है? एक ही शब्द से सबको लपेट दिया जाता है अंग्रेजी में। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ हिंदी जो है, हिंदी भाषा ऐसी एक भाषा है जो बहुत ही समृद्ध भाषा है। यहाँ पे हर व्यक्ति के लिए, हर वस्तु के लिए एक अलग अलग अपना शब्द है। आदर और सत्कार के लिए अलग अलग शब्द बनाए गए हैं। यहाँ पे शब्दों की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। क्लियर है? देखिए, तो सुरेश अगर खुद कथन करता होगा, सुरेश अगर खुद बोलने वाला होगा, तो उसके लिए जो सर्वनाम आएगा वो सर्वनाम क्या होगा? मैं। अगर सुरेश कोई दूसरा व्यक्ति होगा, सुनने वाला व्यक्ति होगा, तो उसके लिए सर्वनाम क्या आएगा? तुम या आप। और अगर सुरेश कोई तीसरा व्यक्ति होगा जो इन सब की बातों को क्या कर रहा हो, किसी मतलब इन दोनों जो कहने वाले और सुनने वाले के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति की अगर बात हो रही होगी, अन्य पुरुष की बात होगी, तो वो उसके साथ क्या सर्वनाम आएगा? वह। क्लियर है इसके साथ? चलिए, मैं आशा करता हूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कड़ी के अगले सर्वनाम के पास। निजवाचक सर्वनाम, जो स्वयं ही कार्य को संपन्न करे, वैसे शब्द, वह शब्द क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। याद रहेगा, जैसे अपना, स्वयं, खुद, ये जो शब्द हैं ये क्या करते हैं? अपने कामों को सिद्ध करते हैं, अपने काम को क्या करते हैं? संपन्न करते हैं। चलिए उदाहरण वाक्य से इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण वाक्य आपको दिया गया है, मैं खुद वहाँ गया। क्या कह रहा है? कि मैं वहाँ खुद गया है। वहाँ पे जो गया है वो अपने आप को बता रहा है कि मैं खुद गया हूँ वहाँ पे, मुझे किसी के द्वारा ले करके नहीं गया, मैंने स्वयं अपने मन से, अपनी मर्जी से वहाँ पे गया था। क्लियर? चलिए दूसरे वाक्य में, उसने अपना काम किया। उसने अपना काम खुद से किया, उसे कोई उसमें कोई मदद नहीं की। उसने जो काम उसे जो दिया गया था वो खुद अपने आप से कर लिया, उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्लियर है? तीसरे वाक्य में आते हैं, मैंने स्वयं यह काम किया। अब देखिए, जो काम जो हमको दिया गया था उस काम को मैंने खुद ही कर लिया, किसी की मदद नहीं ली। इस वाक्य का कहने का ये तात्पर्य होता है। क्लियर है? तो सर्वनाम क्या करता है? खुद ही अपने कार्यों को संपन्न करता है या सिद्ध करता है। क्लियर है? चलिए, इस प्रकार निजवाचक सर्वनाम को हम लोगों ने जान लिया और उदाहरण के माध्यम से उसे समझने का प्रयास किया। चलिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सर्वनाम भी आप लोग को ठीक से समझ में आ गया होगा। मैं कहूँगा कि बच्चों आप लोग नोटबुक बनाइए, अपनी कॉपी बनाइए और इन सभी चीज़ों को एक एक करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ताकि कभी भी अगर आपके दिमाग से कभी आउट हो जाए या आप भूल जाएं तो उसे क्या कीजिएगा, एक दोबारा जा कर के रिविज़न कर लेंगे, आपसे 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा ये। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सर्वनाम पर। निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है निश्चयवाचक सर्वनाम? देखिए, किसी निश्चित वस्तु की ओर इशारा करता है। क्या करता है? ये जो सर्वनाम है किसी निश्चित वस्तु की ओर इशारा करता है। जैसे यह, वह, ये जो है इसके सर्वनाम है। आइए अब इन सर्वनाम से हम लोग वाक्य बनाते हैं। वाक्य क्या कह रहा है? कि यह मेरा घर है। क्या कर रहा है? ये आपको बता रहा है, यह जो है ये शब्द आपको बता रहा है कि घर मेरा है ना? अधिकार की ओर इशारा कर रहा है, उस वस्तु को अपना मतलब निश्चित तौर पे बता रहा है कि ये घर मेरा ही है। क्लियर?
वह लड़का अच्छा है। अब किसी व्यक्ति के बारे में या किसी लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि वो लड़का अच्छा है, ये एकदम कन्फर्म बता रहा है कि वो क्या है, अच्छा ही है। ठीक है। वह मेरा विद्यालय है, विद्यालय की ओर इशारा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वह जो क्या है, वो विद्यालय क्या है, मेरा है। अब मेरा कहने का मतलब है कि उस विद्यालय का ये क्या हो सकता है, ये उस विद्यालय का छात्र है ना, ये उस विद्यालय का छात्र है जिससे वो विद्यालय उसका है। इसका मतलब ये नहीं कि विद्यालय उसका है ना, सिर्फ ये इशारा कर रहा है और निश्चितता की ओर दर्शाया जा रहा है। इस शब्द से निश्चितता को दर्शाया जा रहा है कि ये वस्तु उसकी है। क्लियर है, बात समझ में आ गई आप सभी को। चलिए, तो इस प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम हम लोग समझ गए। थोड़े थोड़े शब्दों में आप सभी को विस्तृत समझाने का प्रयास किया जा रहा है। परीक्षाओं में इसी प्रकार के आपको वाक्य दे करके आएंगे और वहाँ पे ये जो सर्वनाम दिया हुआ है, ये सर्वनाम को क्या करेगा, वो आपको गायब कर देगा और आपसे पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा सर्वनाम लगेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वाक्य को देखते हैं, ये इस भाव को देख करके ही आप उसमें सर्वनाम को जोड़ सकते हैं। बहुत आसान रहेगा आपके लिए। अब जो है, अब हम लोग इसके अगले सर्वनाम की ओर चलेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, चलिए इसकी परिभाषा को हम लोग पढ़ते हैं। जब चीज़ निश्चित ना हो, जब चीज़ निश्चित नहीं होता है तो क्या होता है, सर्वनाम को क्या कहते हैं हम लोग, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे अब इसके लिए जो सर्वनाम आएंगे, कौन कौन से सर्वनाम आएंगे, कोई, कुछ। कोई मतलब किसी व्यक्ति की तरफ इशारा होगा, कुछ मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति की तरफ। ये कुछ जो है कहने का मतलब ये व्यक्ति के लिए भी होगा और वस्तु के लिए भी होगा। क्लियर है। तो चलिए अब इससे बने हम वाक्य को समझते हैं और परीक्षाओं में किस प्रकार के वाक्य आते हैं उसको भी देखिए। देखिए आपके सामने वाक्य लिखे गए हैं, चलिए उसे हम पढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला वाक्य क्या कह रहा है कि कोई आपको बुला रहा है। जैसे कहीं पे आदमी बैठा रहता है और कहीं से कोई आपको खबर देता है कि उस व्यक्ति को थोड़ा मेरे पास भेज देना। अब आपको जिस व्यक्ति ने आदेश दिया वो आपको नहीं जानता है, आप उसको नहीं जानते हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति को जानते हैं जिसको आप बुलाना चाहते हैं और वो जा कर के उससे बोलता है कि आपको कोई बुला रहा है। बात समझ में आ रही है। चलिए इसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। क्लियर है। आपको क्या होता है कि कहीं से कोई बुलावा आता है और आपसे कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति बुला रहा है। अब जिसने आपको आकर के बोला कि कोई आपको व्यक्ति बुला रहा है, उस व्यक्ति से और आपको जो बुला रहा है उस व्यक्ति का कोई परिचय नहीं होता है, इसलिए वो आपको क्या करता है कि बस सिर्फ आपको इशारा करके ध्यान दिलाता है कि आपको कोई बुला रहा है, आप जा कर के उससे मिल लीजिए। क्लियर है। यहाँ पे व्यक्ति की कोई निश्चितता नहीं होती है कि व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होती है। इसलिए क्या होता है कि आपको ऐसे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वैसे स्थान पे जो आपको निश्चितता नहीं दिखाती हो, आपको अनिश्चितता दिखाती हो कि आपको पता नहीं है कि कौन व्यक्ति आपको बुला रहा है। क्लियर है। जैसे कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, आप घर पे हैं चाहे कहीं पे हैं, आपको कोई बुलाया और आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप यहाँ आइए, आपसे मिलना है, तो उसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन वो आपका इंतज़ार कर रहा है। तो ये क्या होता है, ये अनिश्चित होता है, उस व्यक्ति के बारे में आपको अज्ञात होता है, वो व्यक्ति क्या है, कौन है, इसके बारे में आपको पता नहीं होती है। इसके लिए कोई शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, कोई शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए तीसरे वाक्य में हम लोग आते हैं। कह रहा है कि मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है या मुझे कुछ रुपए चाहिए। अब देखिए कुछ रुपए चाहिए, कुछ से आपको क्या अंदाज़ा लग रहा है कि कितने रुपए की बात की जा रही होगी। कुछ से आपको कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा होगा कि कितने रुपए की बात की जा रही है। इतना रुपए चाहिए, इतना रुपए चाहिए, कि 10 रुपये चाहिए, 5 रुपये चाहिए, 10,000 चाहिए या 1 लाख रुपए चाहिए। इस शब्द से, ये कुछ वाले शब्द से आपको कोई अंदाज़ा नहीं लगेगा। इसलिए अगर इस प्रकार की कोई बातें की जा रही हो, देखिए ज़्यादातर जो है कुछ का प्रयोग थोड़े से चीज़ों के लिए किया जाता है, किंतु ये भी स्पष्ट नहीं है कि थोड़े से में भी कितना, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये। इसलिए जब कोई निश्चित नहीं होता है वस्तु का, चीज़ों का कोई निश्चित नहीं होता है, उसका दाम या वो राशि, कीमत या उसका वजन, वो आपको अगर निश्चित नहीं होता है, उस वैसे स्थानों पे हम सर्वनाम का जो प्रयोग करते हैं वो है कुछ। कुछ वो शब्द है, वो सर्वनाम है जो अनिश्चित वाले वाक्य में उपयोग किए जाते हैं।
क्लियर है। जैसे चलिए चौथा वाक्य को हम आपको पढ़ के समझाते हैं। चौथा वाक्य कह रहा है कि कुछ लोग यहाँ आए थे। अब कितने लोग आए थे ये कन्फर्म ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि कितने लोग आए थे। तो जब पता नहीं चल रहा हो कि कितने लोग आए थे, तो वैसे वाक्य को बनाने के लिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। वो सर्वनाम होगा कुछ। कौन सा सर्वनाम लगाएंगे हम लोग? कुछ, यानी अनिश्चित सर्वनाम का हम लोग प्रयोग करेंगे, जिससे हमें वाक्य तो पूरा हो गया। ये तो वाक्य आपको एकदम पूरा कर रहा है कि हाँ कुछ लोग आए थे, ये बात से हमको समझ में भी आ रहा है और लोगों के बारे में पता चल गया कि हाँ लोग ही आए थे, लेकिन कितने आए थे ये पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वाक्य तो बनेगा ही, हमें तो बातें हैं वो तो बतानी है, लेकिन यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग हम लोग करेंगे। कितने लोग आए थे? तो कुछ लोग आए थे, हम बताएंगे ऐसे ही। तो ये कुछ शब्द जो होता है, कुछ या कोई, अनिश्चित सर्वनाम का उदाहरण होता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग परीक्षा में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम को हम लोग ठीक से समझ चुके हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि ये सर्वनाम आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले सर्वनाम पर। साथियों अब हम लोग पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होता है संबंधवाचक सर्वनाम? वाक्यों में संबंध जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? संबंध जोड़ने का कार्य करता है। और वो सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जो और सो। क्या होते हैं? जो और सो। चलिए उदाहरण वाक्य के माध्यम से उसे समझने का प्रयास करते हैं कि जो और सो का प्रयोग कैसे होता है। देखिए आपके सामने दो उदाहरण दिए गए हैं, दो उदाहरण वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए इन दोनों उदाहरण वाक्य को पढ़ते हैं। जो मेहनत करता है सो सफल होता है। आपको समझ में आई बात कि जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, सीधी सी बात है। इसके सो कहने का मतलब वही सफल होगा। समझ में आई बात? चलिए जो पहले आएगा सो पहले पाएगा। कहने के बाद क्या है? कहने का मतलब है कि जो पहले आएगा वही पहले पाएगा। देखिए जो और सो जो है, देखिए सो कोई ऐसा शब्द है नहीं, ये सिर्फ संबंध जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप इसका प्रयोग कहीं और नहीं कर सकते हैं। इसी सर्वनाम में आप इसी सर्वनाम में इस सो का शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? और ये जो वाक्य बनते हैं, ये जो वाक्य बनते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण बनते हैं। क्या बनते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम के आधार पर ही ये सारे वाक्य बनते हैं। इस प्रकार के और भी सारे वाक्य बनेंगे, और ये जो है आपको परीक्षाओं में बहुत बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप लोग थोड़ा ध्यान दे करके पढ़िएगा। क्लियर है? चलिए समझ में आ गई बात? चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सर्वनाम पर। साथियों अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कह रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम? प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग सवाल पूछने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सवाल पूछने के लिए किया जाता है। जैसे कौन कौन से सर्वनाम आएंगे इसमें? कौन, क्या, कहाँ, क्यों। क्लियर है? चलिए इसके अलावा भी कुछ एकाध होते हैं, उसको आप लोग उसे ऐड कर सकते हैं, जो प्रश्न पूछने वाले सर्वनाम होंगे। चलिए उदाहरण वाक्य में देखिए, उदाहरण वाक्य में कह रहा है कि वाक्य क्या है? कौन आ रहा है। कौन आ रहा है मतलब कोई व्यक्ति है वो आ रहा है जो अज्ञात है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये कहा जा रहा है कि कौन आ रहा है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, अब पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये क्या किया जा रहा है? प्रश्न किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? प्रश्न किया जा रहा है। वह क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कौन सा काम कर रहा है, इसके बारे में उससे पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है। क्लियर है? वे लोग क्यों हंस रहे हैं, ये प्रश्न किया जा रहा है कि वो लोग काहे के लिए हंस रहे हैं। क्लियर है? देखिए ये जो सर्वनाम होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको इससे ये पता चले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके लिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह अत्यंत आवश्यक होता है। इन वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह बिल्कुल लगा ही होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलिए इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, और इससे प्रैक्टिस करने के लिए अनेक प्रकार के प्रश्न को आप ले सकते हैं। अनेक प्रकार के वाक्यों को लेकर के उन वाक्यों से प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग चलेंगे इसके अगले सर्वनाम पर, समूहवाचक सर्वनाम। समूहवाचक सर्वनाम क्या कहता है? ये समूह को दर्शाता है, यानी कोई भी कार्य होंगे, सामूहिक रूप से जो कार्य होंगे उनको ये क्या करेगा? दर्शाएगा। जैसे सब, कोई, इसके लिए जो सर्वनाम होंगे वो क्या होगा? सब, कोई। अब कोई देखिए, कोई हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था? कोई हम लोगों ने पढ़ा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, हम लोगों ने कोई को भी पढ़ा था। देखिए कोई जो है वो सामूहिक रूप से चीज़ों या वस्तु को दर्शाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी कोई का प्रयोग होता है। क्लियर है? और यहाँ पे भी
कोई का प्रयोग होता है। सामूहिक रूप से चीज़ों को, वस्तुओं को दर्शाने के लिए कोई का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको उदाहरण वाक्य से क्लियर हो जाएगा। जैसे सब खुश हैं, सब खुश हैं मतलब बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है कि सभी लोग क्या हैं, खुश हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कह रहा है कोई नहीं आया, यानी बहुत सारे लोग होंगे और उनमें से सबको मैंने निमंत्रण दिया गया होगा और सबको बुलाया गया होगा, लेकिन उनमें से कोई नहीं आया, यानी उस सामूहिक लोगों को ये सामूहिक रूप से ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि वो बहुत सारे लोग थे जिसको बुलाया गया था, लेकिन उनमें से कोई आया नहीं। क्लियर है? चलिए, सब चले गए, जितने सारे लोग थे यहाँ पे वो सभी लोग चले गए। ये सामूहिक रूप से लोगों को दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस सर्वनाम को हम लोग क्या बोलते हैं? समूहवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? समूहवाचक सर्वनाम, जो सामूहिक रूप से कार्य को दर्शाने का बोध कराता हो। सामूहिक रूप से होने वाले कार्य को क्या करता है? बोध कराता है। क्लियर है? मैं आशा करता हूँ कि सर्वनाम के जितने भी सारे पार्ट्स आप लोग को पढ़ाए गए हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों से फिर एक बार और कहूँगा कि इन जितने भी सारे सर्वनाम के जो पार्ट्स थे उन सबको याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब भी परीक्षाओं में इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे तो जब आपको याद रहेंगे तो आपको उत्तर देने में आपको आसानी होगी। क्लियर है दोस्तों? अब हम लोग वीडियो के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। साथियों, आज के सेशन में हम लोगों ने जितनी सारी चीज़ें पढ़ी है तो अब हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे, ताकि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को हमेशा के लिए याद रहे, ताकि जब भी हम लोग परीक्षाओं में बैठें जितने सारे सर्वनाम से प्रश्न आए उन सब का उत्तर हम लोग आसानी से दे पाएँ। चलिए हम लोग उसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, आज हम लोगों ने पढ़ा सर्वनाम क्या है, सर्वनाम का जो डेफिनेशन था उसके आधार पर हम लोगों ने वाक्य बनाए और वाक्यों को सर्वनाम के हिसाब से समझने का प्रयास किया। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं जो आपके सामने यहाँ पे लिखे गए हैं, और सर्वनाम के कौन से सर्वनाम का क्या क्या प्रयोग होता है, कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं, उन सबको यहाँ पे लिखे गए हैं आपके सामने। चलिए उसे हम लोग पढ़ते हैं और इसे याद करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें हम लोगों ने पढ़ा मैं, तुम, वह, इसके बारे में। ये क्या था? मैं क्या था? मैं था उत्तम पुरुष, और तुम मध्यम पुरुष, और वह अन्य पुरुष था, जिसको हम लोगों ने क्या किया? वाक्य के माध्यम से इन सभी पर वाक्य बना करके समझने का प्रयास किया था। क्लियर है? चलिए, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में ऐसे सर्वनाम के बारे में हम लोगों ने जाने जो खुद के बारे में कार्य को संपन्न करने के लिए सर्वनाम के प्रयोग किए गए थे, जैसे अपना, खुद का, स्वयं का। ऐसे सर्वनाम जो खुद के बारे में कार्य को संपन्न करने के लिए प्रयोग में आते हैं, ऐसे सर्वनाम को हम लोग यहाँ पे लिखे थे, और उसको इन सभी सर्वनाम को वाक्य के माध्यम से हमने समझने का पूरा प्रयास किया था। तो दूसरा सर्वनाम क्या था? निजवाचक सर्वनाम। चलिए अब तीसरे सर्वनाम पे आते हैं। तीसरा सर्वनाम क्या था? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम या और वह, ये क्या करता है? किसी वस्तु की ओर इशारा करता है और उसे निश्चित रूप से, ये निश्चित वस्तु की तरफ इशारा करता है, किसी निश्चित वस्तु को बताता है, दिखाने का प्रयास करता है ना। चलिए चौथे सर्वनाम में क्या था? चौथा सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कोई, कुछ, यानी यहाँ पे किसी वस्तु की निश्चितता ना होने के कारण को यहाँ पे दर्शाया जाता है। जैसे कोई वस्तु जब निश्चय ना हो, किसी वस्तु की निश्चित ना हो, जैसे कोई व्यक्ति आपको बुला रहा है या कुछ पैसे की ज़रूरत है, इस प्रकार के वाक्यों को लेकर के हमने अनिश्चयवाचक सर्वनाम को समझने का प्रयास किया था। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आते हैं पांचवें सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक वो सर्वनाम होता है जिसमें वाक्य को जोड़ने के लिए ऐसे सर्वनाम का प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जो और सो। और जो और सो जो है संबंधवाचक सर्वनाम में यहीं पे आपको देखने को मिलते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा सो सफल होएगा। ऐसे वाक्यों से हमने क्या किया था? इस सर्वनाम को समझने का पूरा प्रयास किया था। चलिए अब हम लोग आते हैं छठे सर्वनाम पर। छठा सर्वनाम क्या था? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे ऐसे सर्वनाम जिससे आपको प्रश्न पूछे जाते हों, सवाल पूछे जाते हों, जैसे आपके सामने कौन, क्या, क्यों।
इन सभी सर्वनाम से आपको सवाल ही पूछे जाते हैं। जैसे कौन तुम्हें बुला रहा है, कौन क्या है, कोई व्यक्ति है जो बुला रहा है, जो क्या है आपसे प्रश्न पूछे जा रहा है। जैसे क्या तुम खेल रहे हो, तो ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह क्यों रो रहा है ना। इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह जो है बहुत नेसेसरी होता है, ये ज़रूरी होता है, जिससे वाक्य क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। और इससे पता चलता है कि ये जो सर्वनाम है वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। समूहवाचक सर्वनाम, इसमें सामूहिक रूप से लोगों की बात की जाती है। जैसे सब खुश हैं, इसमें हम लोग वाक्य पढ़े हैं कि सब खुश है। सब खुश है कहने का मतलब कि सभी लोगों की बात करिए, बहुत सारे लोग हैं और वो सभी लोग खुश हैं। कोई यहाँ नहीं आया, मतलब बहुत सारे लोग थे उसमें से कोई नहीं आया, सबको बुलाया गया था, कोई नहीं आया, यानी बहुत सारे लोग, वो जितने सारे लोग थे वो लोग यहाँ पे नहीं आए। यानी सामूहिक रूप से वो लोगों को दर्शाने के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। वो सर्वनाम क्या होता है, सब और कोई। और सर्वनाम का नाम क्या है, समूहवाचक सर्वनाम। तो चलिए आज के सेशन में हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें कवर किया है। मैं आशा करता हूँ ये सभी सर्वनाम आप लोग को ठीक से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग को सर्वनाम पूरा समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही आसान पढ़ाई के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।